सियासत के शतरंज पर रोज एक नई चालें चली जाती हैं, नए मोहरे सजाए जाते हैं और बदलते हैं बादशाह, लेकिन सिंहासन वही रहता है। आज हम आपको सियासत के उसी आलम में ले चलेंगे जहां एक तरफ तो उत्तर प्रदेश में बहन जी ने ऐलान जंग कर रखा है, तो वहीं पड़ोसी राज्य बिहार में हुकूमत के साझेदार ही आपस में तलवारें खींचे खड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश से बिहार तक सत्ता के इस महादौड़ का संपूर्ण विश्लेषण। नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को आखिरी तक देखें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले बात उस तस्वीर की जिसने दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ा दिया है। ये तस्वीर है लखनऊ के काशी राम स्मारक स्थल की, जहां नीले ध्वजों का एक समंदर उमड़ा हुआ है। हजारों का हुजूमे आम एक ही आवाज, एक ही चेहरे के लिए इकट्ठा हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी को सर्वोच्च नेत्री मायावती। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि का यह अवसर था, लेकिन ये केवल श्रद्धांजलि सभा बिल्कुल नहीं थी। ये मायावती का शक्ति प्रदर्शन था, उनके सियासी अस्तित्व का ऐलान, और ये था आने वाले चुनावों का शंखनाद। इस मंच से मायावती ने जो कहा उसने सियासत के तमाम पंडितों को हैरत में डाल दिया है। उन्होंने बिल्कुल साफ और दो टूक लफ्जों में कह दिया कि बसपा अब अकेली चलेगी। जी हाँ, अकेला चलो की नीति, न भाजपा के राजग का साथ, न विपक्ष के इंडिया गठबंधन का हाथ। मायावती ने यह साफ कह दिया कि उनकी लड़ाई दोनों से है। यह निर्णय बसपा के लिए एक बड़ा इम्तिहान भी है, लेकिन बहन जी ने यह दांव चल दिया। आपने उद्बोधन के उनके निशाने पर हर कोई था। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार को पूंजीपतियों की हिमायती, जातिवाद और सांप्रदायिक करार दिया, तो महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर उन्होंने हुकूमत को आईने में उनका असली चेहरा दिखाने का बिल्कुल कोशिश की। तो वहीं समाजवादी पार्टी पर प्रहार करते हुए उन्होंने गुंडा राज और अराजकता के दौर को याद कराया। उनका संदेश बिल्कुल साफ था कि बसपा ही एकमात्र जमात है जो सभी वर्गों को सुरक्षा प्रदान कर सकती है। उन्होंने कहा अपने मूल मतदाता वर्ग अर्थात दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों से ये अपील की कि विरोधियों के फरेब में बिल्कुल ना आए और अपने घर यानी बसपा में वापस लौट आए। इस संपूर्ण रैली में एक और चेहरा था जो सबकी तवज्जो को मरकज बना हुआ था। वो थे आकाश आनंद, मायावती के भतीजे और दल के राष्ट्रीय समन्वयक। उनका मंच पर उपस्थित होना इस बात को साफ संकेत देता था कि बसपा अब अपनी अगली पीढ़ी पर नई विरासत तैयार कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मायावती का ये अकेला चलो का निर्णय उनके दल में नई जान फूंक पाएगा? क्या विगत कुछ चुनाव की विफलता से जो कार्यकर्ता निराश थे वो इस ऐलान से दोबारा धरातल पर उतरेंगे या नहीं? ये रैली बसपा के लिए एक आशा की किरण जरूर है, लेकिन किरण सूर बन पाएगी या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। अब रुख करते हैं पड़ोसी राज्य बिहार का, जहां उत्तर प्रदेश में एक शेरनी अकेले दहाड़ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में गठबंधन के भीतर ही घमासान मचा हुआ है। यहां मित्रता भी है, लेकिन मित्रता में दरारें भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं। कहते हैं जब सियासत में महत्वाकांक्षाएं सिर चढ़कर बोलती हैं तो मित्रता भी शत्रु प्रतीत होने लगते हैं। बिहार की राजग सरकार का भी कुछ ऐसा ही आलम है। चुनावी बिगुल बच चुका है और सीटों के बंटवारे को लेकर इतनी रस्साकशी हो चल रही है कि गठबंधन का धागा कभी भी टूट सकता है। उस पर उदय प्रताप सिंह का मुझे एक शेर याद आता है कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, अगर नहीं समझे तो नुकसान सबका है। जरा 2020 के नतीजों को याद करिएगा कि राजग जीता अवश्य, किंतु भाजपा को 74 सीटें मिली थी और नीतीश कुमार का जदयू केवल 43 पर ही सिमट गया था। उसी दिन से यह तय हो गया था कि अब इस गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका परिवर्तित हो चुकी थी और आज वही हक की लड़ाई अब सतह पर बिल्कुल पूरी तरह से आ चुकी है। जदयू
जदयू के नीतीश कुमार चाहते हैं कि उन्हें कम से कम 100 सीटें मिले, क्योंकि उनका मानना है कि बिहार में आज भी ब्रांड नीतीश कुमार का जादू बरकरार है। तो दूसरी ओर भाजपा कहती है, हुजूर अब मिजाज बदल चुका है, जमाना बदल चुका है, हमने आपसे अधिक सीटें जीती थी, इसलिए सीटों के बंटवारे में पहला अधिकार हमारा होगा। इसी जंग के बीच में आते हैं मांझी। वो कहते हैं हमें सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो हम कोई भी मार्ग इख्तियार कर सकते हैं। और सियासत में यह सम्मानजनक शब्द बड़ा खतरनाक होता है। और फिर है बिहार की सबसे दिलचस्प अदावत, चाचा भतीजे की जंग। एक तरफ पशुपति पारस तो दूसरी तरफ चिराग पासवान। दोनों का दावा है कि लोजपा का असली विरासत उनके पास है और सीटों पर उनका हक है। इस जंग ने भाजपा के लिए बड़ी दुविधा और परेशानी खड़ी कर दी है। इस पूरी खिचड़ी में मुकेश साहनी भी पूरे निषाद मतदाता वर्ग का दम भर रहे हैं। यानी एक अनार और 100 बीमार। हर कोई अधिक से अधिक सीटें चाहता है, लेकिन क्या इस खींचातानी में गठबंधन ही कुर्बान हो जाएगा? और इस पूरे सियासी कश्मकश, इस पूरे मंजरनामे के बीच एक ही चेहरा है जो हर कहानी का केंद्र बिंदु बना हुआ है, जिसे कोई सुशासन बाबू कहता है, कोई यूटर्न कुमार कहता है, तो कोई सियासत का सबसे बड़ा खिलाड़ी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार जी की। वो शख्सियत जो लगभग 2 दशकों से बिहार की हुकूमत पर काबिज है। अब वो 2005 में आए तो उन्होंने जंगल राज का अंत करने का वचन दिया, कर भी दिया। सड़कें बनी, बिजली आई, बालिकाओं को साइकिल मिली, लोगों को लगा कि बिहार अब बदल रहा है। लेकिन समय के साथ नीतीश कुमार ने गठबंधन ऐसे बदले जैसे मौसम अपनी करवट बदलता है। शायद मौसम भी ऐसे करवट नहीं बदलता होगा जैसे कि नीतीश कुमार अपना करवट बदलते हैं। कभी भाजपा, कभी महागठबंधन, कभी भाजपा, फिर महागठबंधन और अब पुनः भाजपा। वो हर उस ओर खड़े नजर आए जिधर सत्ता का सिंहासन था। उनका नाता हर दिल से टूटा, लेकिन सत्ता से उनका रिश्ता कभी नहीं टूटा। ये सब बिल्कुल सच है कि उनके दौर में बिहार ने लालटेन से एलईडी तक का सफर तो तय करते हुए देखा, लेकिन ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि आज भी बिहार का नौजवान रोजगार की तलाश में दिल्ली, मुंबई, सूरत की रेलगाड़ियां पकड़ता है। पलायन और बेरोजगारी आज भी बिहार में सबसे ज्यादा परेशान करती है। लेकिन और अब अंत में सवाल बस यही है कि क्या मायावती का अकेले चलने का निर्णय उत्तर प्रदेश की सियासत का रुख बदल देगा? क्या बिहार में गठबंधन की ये उलझी हुई डोर सुलझ पाएगी या टूट जाएगी? और क्या नीतीश एक बार फिर चुनौती को पार कर सिंहासन पर पहुंच जाएंगे? इस सियासी नाटक का अगला पर्दा उठने तक आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है, इस पूरी सियासी लड़ाई का अंजाम होगा क्या? अपनी राय हमें टिप्पणी में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सियासत की हर नब्ज हमारे साथ। अगले मुलाकात तक नमस्कार, जय हिंद।